हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलियो अप टू डेट। एलियो अप टू डेट में आप सबका स्वागत है। और यह जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से आप तक यह बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हमारे पास इतने मटेरियल हैं, इतने थिंग्स हैं, किताबें हैं, बेयर एक्ट हैं या अदर सब्जेक्ट्स के जो भी पर्सन्स हैं, जो भी लोग हैं, उनकी एग्ज़ाम के जो यह आखिरी मंथ चल रहा है, एग्ज़ाम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, आखिर उसको कैसे क्रैक करें। वह कौन सा ऐसा तरीका होगा कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज बनाएं। देखिए, मैं एलियो अप टू डेट में लॉ पढ़ाता हूँ, लेकिन यह जो एक इशूज़ है कि कैसे हम सॉल्व करें सारे थिंग्स को, इस इशूज़ को मैंने यहाँ इनपुट किया हुआ है, आपके लिए रखा हुआ है। और यह जो रणनीति होगी, जो यह तरीका होगा, यह तरीका आपके अलग अलग सब्जेक्ट पर भी सेम वे में लागू होगा या अपनाया जा सकता है। क्योंकि अगर हम अपने माइंड को एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपेयर ना करें, तो फिर बहुत ज़्यादा पढ़ने के बावजूद भी हम क्या होंगे, उस रेस में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हर एक चीज़ क्या होती है, एक हैबिचुअल है। जैसे अगर हमको रेस में दौड़ना है, तो कई ऐसे लड़के होते हैं जो बहुत फास्ट दौड़ते हैं, लेकिन जब वह पुलिस की बहाली में या किसी दोस्त के साथ कंपटीशन में जाते हैं तो वो फेल कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है कि किस स्पीड में कब चलना है। जब हेवी प्रेशर हो जाए तो उस प्रेशर को कैसे झेलना है। जैसे अभी आपने आईपीएल देखा होगा, जीटी दो ऐसे मैच हारी। भले ही वो फाइनल तक पहुंचे, लेकिन दो ऐसे मैच हारी जिसमें यह क्लियर कट कहा जा सकता था कि जीटी ने प्रेशर नहीं झेल सका। तो जीटी टीम प्रेशर नहीं झेल सकी, इसका मतलब यह नहीं था कि उसके जो बैटर्स थे या बॉलर्स थे वो बहुत वेल नहीं थे, या फिर कम से कम इतने तो खराब नहीं थे कि उस तरह बुरे तरीके से हारे वह टीम। तो वैसे ही मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, एक वे बताऊंगा। तो चूंकि यह लॉ का मैं टीचर हूँ यहाँ पर, तो मैं पहले लॉ का इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर बाद में आपके लिए सभी के लिए मतलब जो एक इन्फॉर्मेशन होगा वह इन्फॉर्मेशन होगा। तो वेलकम टू एलियो अप टू डेट। एलियो अप टू डेट में हम लोग आगे मूव करते हैं। मैं जब भी पढ़ाता हूँ, आपको एक ना एक बार एलियो की जो एंट्रेंस है, उस एंट्रेंस से आपको रिव्यू ज़रूर करवाता हूँ, ताकि यह एक मोटिवेट आप हो सके, एक तरह से आपको मोटिवेशन मिल सके कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में एनी हाउ जाना है। और जब भी जाना है तब भी वहाँ का गेट जो गार्ड है, वह गार्ड जब यह ना कहे कि क्या आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अपनी आइडेंटिटी दिखाइए, और जब आइडेंटिटी दिखाने की बारी आए तो हम लोग फेल कर जाएं। तो हमारी एलियो अप टू डेट टीम और मैं स्वयं पूरा का पूरा प्रयास रहता है कि आप लोग एग्ज़ाम को एनी हाउ क्रैक करें। तो हमारी जो एलियो अप टू डेट में जो एलएलएम का क्रैश कोर्स है, जो एलएलएम एंट्रेंस 2026 का क्रैश कोर्स है, यह 3/4/2026 से शुरू हुआ था। और आज बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने बहुत आगे अचीव कर लिया। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, हम लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ लिया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया, टॉर्ट खत्म कर लिया, फैमिली लॉ खत्म कर लिया, लॉ ऑफ क्राइम्स खत्म कर चुके हैं हम लोग। जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इसको मैंने जानबूझ के रोका हुआ है ताकि जब टॉर्ट का रिवीजन चले तो उसको मैं इसके साथ पढ़ाऊँ, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हार्डली एक दिन का क्लास है। अगर अच्छे से क्लास लिया जाए 45-50 मिनट की, तो एक दिन से ज़्यादा क्लास नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ जो स्टडी कराई जा रही है, जो एक तैयारी कराया जा रहा है, वो तैयारी का एक पर्पस क्या है? तैयारी का एक पर्पस है कि हमको एग्ज़ाम निकालना है। मैं लॉ को एक एनालिटिकल व्यू से, एक एनालिसिस के तौर पे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप लॉ को ऐसे नहीं पढ़िए कि हमें एग्ज़ाम निकालना है, हमें सेक्शन याद कर लेना है। सेक्शन याद करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा विधिवेता हो, तो सभी के सभी सेक्शंस को नहीं याद कर सकता। यह एक सच्चाई है।
लेकिन अगर बहुत बड़े मात्रा पर भी आप याद कर ले रहे हैं तो यह कोई बहुत बड़ी 30 मार खा वाली बात नहीं है। जब तक कि आप उस सेक्शन के अर्थ को ना समझें, वो सेक्शन क्यों है, क्या है, उसके मायने को ना समझें, तो जो ये ज़रूरी है, यानी जो हमारा लॉ है, लॉ जो है टिका हुआ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस पे, और जो ये तीनों वर्ड को रीजनेबिलिटी के बेसिस पे जोड़ा जाता है, रीजनेबिलिटी के बेसिस पे जोड़ा जाता है, यह रीजनेबिलिटी के बेसिस पे हम लेके जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि लॉ एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब हम लोग लॉ को क्या कर सकते हैं, हम लोग लॉ को ब्रेक कर सकते हैं। और यह ब्रेक करने का क्या आवश्यकता, मतलब क्या, कौन सी वो थिंग होगी जब हम ब्रेक कर सकते हैं, तो वो होगा आपकी नेसेसिटी। यानी जब भी नेसेसिटी आएगी तो हम क्या कर सकते हैं, हम बियॉन्ड लॉ जा सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं और सब्जेक्ट्स के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं, जो एलयू एंट्रेंस के, एलएलएम एंट्रेंस के जो पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हम लोग उन सभी सेक्शंस को टॉपिक वाइज एक एक पॉइंट को हम लोग टच करते हुए और आगे बढ़े हैं। और जो भी सब्जेक्ट बढ़ा हुआ है वो हम लोग इसी एक वे में बढ़ेंगे। तो जो पढ़ाने का एक तरीका है, जो मेरा एक तरीका है, जो पिछले 1-2 महीने से लोग पढ़ रहे हैं, वो उन्होंने हाईली डिमांड किया कि सर आप ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाइए। तो इस वजह से मैंने सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया। और जो मेरा पढ़ाने का तरीका, मैं आपको लॉ बस ऐसे नहीं पढ़ा सकता कि सेक्शन 1 में यह है, 2 में यह है, 3 में यह है, 4 में। लॉ जो है यह सोसाइटी को कंट्रोल करने वाली थिंग है। यानी लॉ बहुत गंभीर विषय है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप भी गंभीर रहें। आपका विषय से गंभीरता होना ज़रूरी है। एक डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है उसके लिए ज़रूरी है कि जब वो ऑपरेशन थिएटर में जाए तब वह इतना मतलब सजग रहे कि उससे कोई गलती ना हो। लेकिन इसका मायने यह नहीं है कि जब वो मूवी देख रहा हो, जब वो खाने के टेबल, डिनर टेबल पे बैठा रहे, या जब कभी और कोई थिंग्स कर रहा हो तब भी वो उसी मतलब टेम्परामेंट में रहे कि अरे ऑपरेशन है, ऑपरेशन है। तो यह समाज के लिए ऐसे व्यक्ति बोझ हो जाते हैं, या बोझ नहीं हो तो कम से कम समाज से अलग थलग तो ज़रूरी हो जाते हैं। हमें समाज को कंट्रोल करना है तो ज़रूरी है कि हम समाज में रहें। तो जो लॉ का मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैं कभी आपको ग्राफ बना के पढ़ाता हूँ, कभी लीनियर एक्सप्लेनेशन करता हूँ, या माइंड मैपिंग करता हूँ, या कोई और थिंग करता हूँ, या एक स्टोरी टेलिंग करता हूँ। जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है एक चुन्नू मुन्नू की मैं स्टोरी बनाता हूँ, चुन्नू मुन्नू की कम्युनिटी बनाता हूँ। और आपको जो लॉ पढ़ाने का एक तरीका है, लॉ को सिर्फ लॉ की तरह ना समझिए, लॉ को जियोग्राफी से रिलेट कीजिए, लॉ को सिविलाइजेशन से रिलेट कीजिए, लॉ को हिस्ट्री से रिलेट कीजिए, लॉ को लैंग्वेज से रिलेट कीजिए, लॉ को इकोनॉमिक से करके रिलेट कीजिए, और लॉ के एकदम एक थिंग्स को पकड़िए कि आखिर यह चीज़ बनी होगी तो इसका जर्नी क्या रहा होगा और इसका अप्लीकेबल क्या है। कई बार हम लोग बड़े आसानी से कह देते हैं कि बहुत सारे लूप होल्स हैं लॉ में। तो वो लूप होल्स ऐसा तो नहीं है कि हम ही जान रहे हैं कि ये लूप होल्स है। आखिर उस लूप होल्स के क्या कॉज रह गए होंगे। यानी रिजर्वेशन पे हम लोग बात करते हैं, विमेन रिजर्वेशन पे बात करते हैं, कास्ट बेसिस रिजर्वेशन पे बात करते हैं, फिजिकल चैलेंज पर्सन के रिजर्वेशन की बात करते हैं, या बहुत सारे उनको एजुकेशनल प्रेफरेंस दिए जाते हैं। तो इसका क्या वजह रह सकता है, आखिर इस लूप होल्स के क्या हैं। दहेज वाले केसेस के मिसयूज हैं, एट्रोसिटी एक्ट यानी SC/ST एक्ट जो है उसके मिसयूज हैं। तो आखिर इस लूप होल्स को क्या अपनी लेजिस्लेचर नहीं जानती, या अपनी न्यायपालिका नहीं जानती, या जज नहीं जानते, या जो प्रोफेसर्स हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, यह लोग नहीं जानते। लेकिन इसके बावजूद भी उस चीज़ को वैसे ही क्यों लिया जा रहा है, और समय के साथ वह चीज़ और ज़्यादा स्ट्रिक्ट या स्टेबल उसे क्यों बनाया जा रहा है। तो इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए, इन्हीं चीज़ों को मतलब मैं आपको बताता हूँ। और इन सभी के साथ मैं हमेशा एक चीज़ ध्यान रखता हूँ कि आप किससे साथ जुड़े रहें, आप सिलेबस के साथ जुड़े रहें, कभी भी सिलेबस के बाहर ना जाएं। तो हमारी जो स्टडी है, जो लॉ में जितने थिंग्स हैं उन सभी थिंग्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर और आपके लिए मुहैया कराना है। कि सारे जो सिलेबस के जो भी थिंग्स हैं, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि किसी भी सूरत हाल में मैं आपको सिलेबस के बाहर
नहीं ले जाऊँगा। सिलेबस के अंदर ही इतना डाटा है कि अगर उसको एक-एक चीज़ को एलैबोरेट किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए और अलग-अलग वे में एक्सप्लेन किया जाए, तो यह पूरा 6 महीने 1 साल की जर्नी है। यानी एक-एक सेक्शन पे संभव है कि 20-20 प पेज लिखा जा सके, 3-3 4-4 लेक्चर लिया जा सके और उससे ज़्यादा भी लिया जा सके। यह कोई ये नहीं है, एक-एक सेक्शन पे पीएचडी किया जा सकता है, सोचिए कितना मतलब लंबा-चौड़ा है। लेकिन हमको अभी पीएचडी नहीं करनी, हमको करनी है एलएलएम। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे और उस सिलेबस में हम जो लिमिटेशन करेंगे, वह लिमिटेशन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू के गोल की तरफ क्या होगा? एलएलएम एंट्रेंस का गोल होगा। तो जब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि आगे हम लोग इस चीज़ में क्या चीज़ हम लोग ऐसा रहेगा कि जो नेक्स्ट 1 महीने का समय है, एग्ज़ाम बहुत संभावना है कि 10 के पहले ना हो और 20 के बाद ना जाए। ठीक है? यानी फर्स्ट वीक में तो नहीं ही होगा, लास्ट वीक में भी नहीं होगा, लेकिन मिड वीक जो रहेगा, उस मिड वीक में कभी भी एग्ज़ाम का आपका नोटिफ़िकेशन आ सकता है। हमारी जो स्ट्रैटेजी है, जो अभी हम लोग चल रहे हैं, उसमें यह है कि हमारी सिलेबस 15 तक ख़त्म हो जाए, जुलाई नहीं जून, और जो एग्ज़ाम होगा वह जुलाई में होगा। यानी आपको भी कुछ समय मिलना चाहिए अपने आप को इस क्लासेस के झंझट से मुक्ति मिले और थोड़ा-सा समय आप एक चिल करें, आप उन सिलेबस को रिवाइज़ करें और एक व्यवस्थित ढंग में खुद को ढालें। तो जो हम लोग करते हैं वो क्या है, स्ट्रिक्टली हम लोग जुड़े रहते हैं सिलेबस के साथ। सिलेबस के बियॉन्ड नहीं जाना है। मैं अभी आपको ना तो बहुत बड़ा विधिवेता बनाने जा रहा हूँ और ना मैं अपनी विधि की सारी नॉलेज जो है वो आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है कि एग्ज़ाम का क्वालीफाई होना कितना ज़रूरी है। इसीलिए मैं अपने लाइव क्लासेस में बार-बार कहता हूँ कि जिसको भी विधि और ज़्यादा बेहतर जानना हो, एक बार आप एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लें, उसके बाद मास में मैसेज करें, जो भी सब्जेक्ट होगा, आप उस सब्जेक्ट पे कहिएगा कि सर इस पे 1 घंटे की क्लास चाहिए, 2 घंटे की चाहिए, 3 घंटे की चाहिए, मैं नॉन स्टॉप क्लास ले सकता हूँ, ठीक है? तो अभी हम स्टिक टू द सिलेबस रहेंगे, अपने गोल में स्ट्रिक्ट रहेंगे और उस गोल को अचीव करते हुए हम लोग लॉ को क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे और उसको एलैबोरेट करेंगे। तो हमारा लॉ का एनालिसिस होना चाहिए, यानी मैं आपको बताता हूँ कि लॉ को 2 तरह से देखा जा सकता है। एक जब ड्राफ्टर बनकर और एक जो होगा एप्लीकेबल बनकर। तो जब भी हम लोग किसी, जैसे अगर आपको मकान बनाना हो ना, तो जब आप उस मकान में रह रहे होंगे, तो आपको बहुत सारी उसमें अच्छाइयाँ दिखेंगी, लेकिन बहुत सारी खामियाँ भी दिखेंगी। लेकिन जब आप उस मकान का स्ट्रक्चर करवा रहे होंगे, जब आप खुद बनवा रहे होंगे, तब आपको समझ में आएगा कि यह दीवार इतनी छोटी क्यों रखी गई थी, या फिर यहाँ पर एक दरवाज़ा क्यों नहीं है, यहाँ पर खिड़की क्यों नहीं है। यानी मैं आपको लॉ जब पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप एक लीगल ड्राफ्टर बनकर लॉ को देखें। तो जब लीगल ड्राफ्टर बनकर लॉ को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो लूप होल्स की चर्चा ऐसे कहेंगे कि जिन्होंने विधि को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, नहीं देखा, या फिर जो विधि के विद्यार्थी नहीं हैं, वह जो चर्चा कर देते हैं कि विधि कानून अंधी है, ये चीज़ें ऐसी हैं, वह उस ज़ोन से आप बाहर आएँ। असल में कानून अंधा नहीं है, कानून जो है उसको बनाया गया है उस ज़ोन में। जैसे अभी चीफ जस्टिस ने क्या किया, एक मूर्ति लगाई और वहाँ से पट्टी हटा दिया। प पट्टी हटाना कितना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। आप सोचिए कि जिस पिता के पास आँखें होंगी या जिस मैनेजर के पास आँखें होंगी, वह अपने सभी एम्प्लॉयी को क्या एक बराबर देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। लेकिन जिस मैनेजर के पास आँखें नहीं होंगी, वो अपने सभी एम्प्लॉयी को कैसे देखेगा? उनके वर्क पे देखेगा, उनके डॉक्यूमेंटाइजेशन पर देखेगा। जुडिशरी चलती है डॉक्यूमेंटाइजेशन पर। यानी एक प्रिंसिपल है कि जुडिशरी इज़ इमोशनलेस। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जुडिशरी इज़ इमोशनलेस, नॉट सेंसलेस। आँखों पर पट्टी इसलिए नहीं बाँधा गया है कि उसको अंधा किया गया है। आँखों पर पट्टी इसलिए बाँधा गया है ताकि वह डॉक्यूमेंटाइजेशन पर चले। वह विक्टिम को सुने और ऑफेंडर को सुने। ऐसा नहीं हो कि जैसे सड़क पे चलते हैं और जिसे चोट लग जाती है, सब मानते हैं कि अरे जो मारा था उसी ने गलती किया था। ऐसा तो होता नहीं है। अक्सर
जिसे चोट लगती है, अक्सर नहीं कहेंगे लेकिन बहुत समय ऐसा होता है कि जिसे चोट लगती है गलती उसकी होती है। तो यह आँख पर जब पट्टी बंधी रहेगी तभी तो हम अच्छे से जज कर पाएँगे कि भाई लेफ्ट से कौन आ रहा था, राइट से कौन आ रहा था, स्पीड के किसकी ज़्यादा थी। अगर हमारी आँखों में पट्टी खुल जाएगी तो पहले तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि जिसे चोट लगी है वो अपना है कि पराया है, जो मारा है वो अपना है कि पराया है। तो इस तरह से हम एक ड्राफ्टर बनकर लॉ को देखेंगे और देखते हैं। जो मैं आपको क्लास ले रहा हूँ, इस क्लास में अब तक ऐसा अनुमान है कि 1000 प्लस क्वेश्चन तो मैंने एमसीक्यूज में बना दिया है। तो जब आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे, एकदम पहली, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा क्लास का पैटर्न कैसे चलेगा। तो क्लास का पैटर्न हम लोग का चल रहा था 2+1, यानी 2+1 क्या है, तो 2+1 है कि 2 क्लास थ्योरी की रहती थी और 1 क्लास एमसीक्यूज की, जो हम लोग पढ़े हैं उसके एमसीक्यूज के, और उसमें भी एमसीक्यूज किसके, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो 3 तारीख से क्लास चल रही है, अप्रैल महीने से। सोचिए अब तक कितनी क्लासेस चली हैं और कितने एमसीक्यूज हुए हैं। कहीं कहीं ऐसा है, देखिए मैं सच बोलने का आदी हूँ, तो कहीं कहीं ऐसा है कि 2+1 का रूल फॉलो नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में मैंने कंप्लीट एक एमसीक्यूज की क्लास रिपीट ले ली है, या फिर उस सब्जेक्ट्स को मैंने एक जो एमसीक्यूज लिया हूँ उसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिया हूँ, और नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाकर मैं वो 4 क्लास कवर करवाया हूँ। तो इस तरह से 2+1 पे अपना जो है वह क्लासेस चली हैं। जितनी भी क्लासेस चली हैं वह बाइलिंगुअल है। उसके नोट्स हम लोग के जो अपने रिकॉर्डेड वीडियो हो जाते हैं, यानी लाइव वीडियो जब बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाती है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर दोनों ही पीडीएफ अवेलेबल हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। जो क्वेश्चन एमसीक्यूज मेरे द्वारा बनवाए जाते हैं वह बाइलिंगुअल होते हैं, यह चीज़ आप लोग जानते होंगे। जो पढ़ रहे हैं वो जानते होंगे, नहीं तो आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद हमारी संस्थान के द्वारा ई बुक मुहैया करवाया जा रहा है, यानी जिसके पास भी थोड़ा ज़्यादा समय हो या बुक पढ़ने का समय नहीं हो बिल्कुल भी, और वो एक क्या करना चाहता है, एक मतलब मैप बनाना चाहता है, एक अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर खींचना चाहता है कि भाई हम आखिर कैसे जाने कि क्या थिंग्स क्या है और कैसे है, किस तरह से ये चलता है। तो हमारे संस्थान की तरफ से एक एडिशनल आपको ई बुक भी मुहैया करवाया जा रहा है। और इन सब के बाद 20 टेस्ट सीरीज का एक स्लॉट और 20 टेस्ट सीरीज का सेकेंड स्लॉट, यानी 2 स्लॉट मिलाकर करीब हमारे संस्थान द्वारा 40 टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, और हर एक टेस्ट सीरीज में 100 क्वेश्चन है। तो समझिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हुए, 40 इंटू 100, यानी आपके हो गए 4000। तो 4000 क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाए जा रहे हैं। 1000 प्लस मैंने सॉल्व करवा दिया है। इसके एडिशनल में क्या क्या सॉल्व करना है या कैसे सॉल्व कर लेना है, जैसे कुछ हो जाता है ना कि एग्ज़ाम में हमेशा क्या होता है, जो एग्ज़ामिनर होता है कभी कभी अपने मामा का नाम पूछ देता है और कभी कभी आपके मामा का। तो जब एग्ज़ामिनर अपने मामा का नाम पूछे, और लखनऊ यूनिवर्सिटी में यह होता ही होता है कि 5-6 क्वेश्चन ऐसे रहें जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, लेकिन वह क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस एक्चुअली में नहीं होते, वह होते क्या है, रिलेवेंट टॉपिक। जैसे जब हम लोग हिंदू लॉज पढ़ रहे हैं तो हिंदू लॉज में 4 लॉज हैं, 4 हिंदू कोड बिल से 4 लॉ बना है, तो उस 4 लॉ में एक स्पेशल मैरिज एक्ट है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट से वो क्या करेगा, क्वेश्चन पूछ देगा। एक जेजे एक्ट से पूछ देगा, जबकि जेजे एक्ट हम लोग को नहीं पढ़ना है। गार्जियन ऑफ वार्ड्स एक्ट जो है वहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, जबकि वो नहीं पढ़ना है, लेकिन वह क्या है, वह रिलेवेंट है। तो उस रिलेवेंट क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाए यह मैं बताता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वह समस्या यह है कि आखिर इसके एक ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। हमारे पास है महीना, और महीने में क्वेश्चन 1000 तो आप निकाल दीजिए क्योंकि वो मैं 7 करवा देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है 4000 प्लस एडिशनल आपके क्वेश्चन 600-700 हो जाएंगे, जो मैं आपको क्लास में बताता हूँ कि इसको कवर कर लीजिएगा। 4000 क्वेश्चन आखिर कैसे कवर करें, तो इसका एक ट्रिक लेके आया हूँ, और यह ट्रिक मैंने भी फॉलो किया था और लोग से भी फॉलो करवाया हूँ, और यह ट्रिक अब तक यूट्यूब पे नहीं अवेलेबल होगा, किसी ने नहीं बताया होगा, ऐसा मेरा दावा है। बाकी संभावना का तो कोई अंत है नहीं।
तो मैं आपको एक पीडीएफ मुहैया कराऊंगा। उस पीडीएफ में क्या है, 1 से लेकर 100 तक नंबर है, फिर 1 से लेकर 100 तक नंबर है, फिर 1 से लेकर 100 तक नंबर है, और फिर 1 से लेकर 100 तक नंबर है। आपको करना यह है कि इस पीडीएफ का प्रिंट लेना, सिंगल इस पेज का प्रिंट लीजिएगा, हम अटैच करवा देंगे वीडियो के साथ। और इस पीडीएफ को आप बैक साइड में भी प्रिंट करवा लीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि प्रिंटिंग कॉस्ट घट जाएगी। यह आपके बेनिफिट की बात है। तो जब हम आपको क्वेश्चन देंगे टेस्ट सीरीज का, हमारी संस्थान के द्वारा जैसे दिया जाता है, तो जब भी आपको टेस्ट सीरीज मिले उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। आप क्या करें कि आप यहीं पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ए बी सी, सी बी ए, डी ए बी सी, आप यहीं पे सॉल्व करें। और जब यहाँ पर सॉल्व करें 1 से लेकर 100 तक जब आप बना लें सी डी, तो फिर आप क्या करें, आप फिर यहीं पर इसका करेक्शन या जो भी इसके थिंग्स हैं कि हाँ भाई ये सही हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, ये सही हो गया, गलत हो गया, ये सही हो गया। और फिर लास्ट में आप काउंट करके चले कि 71 जो है 100 में आपका कितना आया, 71 आया, या 100 में कितना आया आपका 61 आया, या 100 में कितना आया आपका 51 आया। तो जब शुरुआत में बनाएंगे तो संभव है कि क्वेश्चन नंबर थोड़ा कम हो। और आपको क्या रखना है, आपको अपनी एक घड़ी रखनी है, और उस घड़ी में आपको सेट करना है 1 घंटे का स्टॉप वॉच। आजकल तो सबके पास मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है, तो घड़ी का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन घड़ी रख लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो या फिर मोबाइल रख लीजिए, ठीक है, उसमें अलार्म लगा के मोबाइल रख लीजिए। 1 घंटा टाइम पीरियड मिलता है आपको एग्जाम में। आप जो टाइम पीरियड लगाएंगे वह लगाएंगे 55 मिनट का। ओके, आप जो एग्ज़ाम लगा जो टाइम पीरियड लगाएंगे अपने मोबाइल में, वो 55 मिनट का, 5 मिनट जाने दीजिएगा। तो 55 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं 100 क्वेश्चन। वहाँ 90 मिनट मिलता है, सॉरी 90 मिनट मिलता है, यानी 1.5 घंटा। तो आपकी जो टाइमिंग होगी वह टाइमिंग कितनी होगी, 1 घंटा 25 मिनट की। ओके, तो जब हम यह लगाएंगे यानी जो 90 मिनट मिलेगा इसको हम सेट करेंगे 85 मिनट के टाइम पीरियड में। तो जब 85 मिनट का टाइम पीरियड होगा, और इस टाइम पीरियड में हमको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 100। शुरुआत में यह संभव है कि थोड़ी दिक्कत हो, थोड़ी परेशानी हो, तो हम कितना सॉल्व करेंगे, 50। तो जब 1 2 3 सेट बनाएंगे ना, तो हम पहले 50 का क्वेश्चन स्लॉट बनाएंगे। फिर यहीं पर हम यहाँ क्या करेंगे, हम कहेंगे कि 41 आया 50 में, या 31 आया 50 में, और यहीं पर हम क्या करेंगे, लिखते चलेंगे। जब 1 सेट 2 सेट बन जाए, तो तीसरे सेट के बाद आप एक बार में 100 क्वेश्चन बनाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत चालाकी मत कीजिएगा। चालाकी जो होती है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलती। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन बनाएंगे। और यही 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन अगर दिन में आप 2 बार भी अगर आप बैठें, और 2 बार भी आपने क्वेश्चन बना लिया, यानी एक बार में आपने 100 बनाया और दूसरे बार में आपने 100 बनाया, तो आप समझिए कि आप 10 दिन में कितना क्वेश्चन बनाए। अगर 2 दिन में आपने बनाया, 2 दिन में बनाया 200 क्वेश्चन, तो 10 दिन में कितने बनाएंगे आप। इमेजिन कर सकते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हुआ, इतने लार्ज नंबर में आपका जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ, कितने दिन में सॉल्व हुआ, मात्र 10 दिन में। तो यह एक पैटर्न होता है, यह एक तरीका होता है। यह जो मैं तरीका बता रहा था कि नन लॉ वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी पीडीएफ निकालेंगे, और आप जो हो आप जो है इसकी टेस्ट सीरीज को, हम लोगों के दिए हुए टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। तो यह एक तरीका है। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग आगे अपना क्या बढ़ेंगे, अगर इससे मतलब यह चीज़ें कहाँ से आएँ, कैसे मिलें, एलियो अप टू डेट का कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए जहाँ से हम लोग उसके टेक्स्ट बुक या ई बुक या थिंग्स ये सब कवर करें, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हैं। एलियो अप टू डेट पर आप जैसे ही विजिट करेंगे, तो वहाँ पर आपके कॉर्नर में एक लिखा रहेगा एलियो एंट्रेंस 2026,
यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपके पास फिर ऑप्शन आएगा यूजी या पीजी। तो जिस भी सब्जेक्ट में आप जानना चाहते हैं, यूजी में जानना चाहते हैं तो यूजी, और ये पीजी में जाना चाहते हैं तो पीजी पे क्लिक करेंगे। तो सारे सब्जेक्ट्स के सारी डिटेल, यानी कि कितना फॉर्म है, क्या सिलेबस है, क्या थिंग्स है, आपको सारा अवेलेबल है, इवन हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो इस तरह से हम लोगों की तरफ से ये प्रयास है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करें, स्ट्रिक्ट टू द सिलेबस रहें, और आप क्या करें, थोड़ा सा चिल करें। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और है, और इन्फॉर्मेशन यह है कि जो हमारी बैच हुआ करती थी, उस बैच में हम लोगों ने क्या बनाया, थोड़ा सा एक ऑफ़र टाइप का है, जिसमें 249 में जो हमारी बैच है वह आपको अवेलेबल हो सकती है। हालांकि यह सिलेक्शन जो बैच था उसका चार्ज है, लेकिन जो भी यह बाई करेगा इसमें क्या होगा, जो हमारे रिकॉर्डेड वीडियो हैं वह रिकॉर्डेड वीडियो उनको अवेलेबल हो जाएंगे, या इसके बाद आज के बाद जो भी वीडियोज होंगे लाइव, उसमें भी उनको आने का मौका मिल सकता है। ये बात। और यहाँ पर जो बैच लेगा उसको ई बुक और टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें मिलेंगी, और हम लोग यह प्रयास करेंगे ना सिर्फ एग्ज़ाम तक, बल्कि आपको जो मदद दी जाए वह एग्ज़ाम के बाद भी मदद दी जाए। तो इस तरह से आप एलियो संस्थान में जुड़ें, और कम से कम यह वाला जो रूल है यह तो सभी फॉलो करें, सभी को बताएं। और क्योंकि थोड़ा सा कंपटीशन है ना, तो कंपटीशन में आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह से सभी को बताना है और किस तरह से नहीं बताना है। तो मेरा नाम ज्योतिबा अशोक है, और मैं आपको यहाँ पर एलएलएम का प्रिपरेशन करवाता हूँ और सारी चीज़ें करवाता हूँ। तो ये लास्ट में फिर से अपनी लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिखाने का यही पर्पस है कि लग जाओ, समय बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।